लिपि, ये तो बता दो कहाँ से निकली लिपि लिपि भारतीय लिपि। हमसे रूबरू तो हो लो, इतिहास के पन्ने खोलो, संस्कृति दर्शाने वाली, ज्ञान हम तक पहुँचाने वाली लिपि लिपि भारतीय लिपि, ये तो बता दो कहाँ से निकली लिपि लिपि भारतीय लिपि। तुम हमारी शान हो, हिंद की पहचान हो, विद्या का भंडार हो, विश्व की तुम शान हो। ये श्रृंखला भारत में प्राचीन काल से उपयोग की जाने वाली लिपियों के विषय पर है। इसका औचित्य इस बात में है कि आज भी खोजी गई प्राचीन पांडुलिपियों, शिलालेखों और सिक्कों के ऊपर की गई लिखाई को पढ़ने के लिए प्राचीन लिपियों की प्रासंगिकता है। देखिए, हमारे देश में लिपियों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है और पांडुलिपियों के माध्यम से अगर हम देखें तो संभवतः पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ भारत में हैं। और एक मोटा अंदाज ये है कि 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियाँ ऐसी हैं जो हमारे ज्ञात क्षेत्रों में हैं, नोन रिसोर्सेस हैं। अगर हम पांडुलिपियों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अगर हम पांडुलिपियों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे उन सभी पूर्वजों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए ज्ञान का इतना बड़ा भंडार उपलब्ध कराया है। बहुत सारे हमारे ग्रंथ ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए हमारे देश के लोगों के द्वारा नहीं पढ़े गए क्योंकि उन लोगों ने लिपियों का सही ज्ञान नहीं लिया। तो लिपि के बारे में सामान्य समझ विकसित करना ये एक बहुत बड़ा और बहुत क्रांतिकारी कदम होगा, जिससे हम भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का, भारतीय शास्त्रों का, हमारे दर्शन का, सबका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे खरोष्ठी लिपि पर, जो मूल रूप से उत्तर पश्चिमी भारत में पाई गई, पर बैक्ट्रिया, खोतान, दक्षिण चीन और साथ साथ कुषाण राजाओं द्वारा मथुरा में भी प्रयोग की गई। एक ललित विस्तर ग्रंथ है जिसमें 24 लिपियों का नाम दिया है पुरानी, तो उसी में ही ब्राह्मी लिपि का भी नाम है और साथ में खरोष्ठी भी उसी की बहन है, उसी समय की है। तो इन दो का ही विशेष प्रयोग होता रहा है प्राचीन काल में। प्राचीन वैदिक और ईरानी लोगों में कई सांस्कृतिक समानताएं थीं। प्राचीन फारसी और वैदिक संस्कृत न केवल व्याकरण में काफी मेल खाते थे, बल्कि कुछ अभिव्यक्तियों के लिए दोनों भाषाओं की शब्दावली भी एक जैसी थी। यही नहीं, वैदिक लोगों और प्रारंभिक पारसियों के कुछ धार्मिक रीति रिवाज एक जैसे थे, जैसे कि घरेलू अग्नि की पूजा करना। प्राचीन काल से ही हम जानते हैं कि सिविलाइजेशनल इंटरैक्शंस हमेशा होते रहे हैं। तो वैदिक पीरियड में और उनके कंटेम्प्रेरी ईरानियन लोगों के बीच में भी अच्छी खासी इंटरैक्शंस होते थे, जिसके कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमें मिले हैं। अब कुछ फैक्टर्स जो कि हम दोनों जगह के या दोनों सिविलाइजेशंस में नोटिस कर सकते हैं, वो है अग्नि पूजा। अग्नि पूजा दोनों ही जगह बहुत कॉमन थी। ये सारी चीज़ें क्लोज प्रॉक्सिमिटी को इंडिकेट करती हैं। इन दोनों सभ्यताओं के बीच काफी सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क था और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ईरान के शासक डेराइस ने अपना राज तत्कालीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पंजाब तक फैला लिया था। कुछ भारतीय सैनिकों ने फारसी युद्धों में ज़र्क्सीस की सेना का हिस्सा बनकर यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भी भाग लिया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के उपरांत भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से फारसी शासन समाप्त हो गया। इब्रानी भाषा, जो मूल रूप से मेसोपोटामिया के दक्षिणी हिस्से में विकसित हुई थी, फारस के विशाल साम्राज्य की लोक भाषा थी। हालांकि भारतीय व फारसी लोगों के एक दूसरे पर कई प्रभाव थे, भारतीय संस्कृति पर सबसे प्रत्यक्ष प्राचीन फारसी प्रभाव शायद
खरोष्ठी लिपि में ही झलकता है। खरोष्ठी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिसका आज के पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पेशावर स्वात घाटी में गांधार के नाम से जाने वाले क्षेत्र और भारत में पंजाब में इसका प्रचलन था। माना जाता है कि खरोष्ठी लिपि एकेमेनिड फारसी शासकों के राज में प्रयोग की जाने वाली इब्रानी लिपि के प्रभाव में उभरी। खरोष्ठी लिपि फारसी की तरह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है और कभी कभी आगामी पंक्तियों में एक पर्याय क्रमिक स्वरूप ले लेती है। खरोष्ठी लिपि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में लिखी गई मिलती है, लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि जो खरोष्ठी है ये आर्टिफिशियली डेवलप्ड है। ये राइट से लेफ्ट को लिखी जा रही है। ब्राह्मी लिपि तो आजकल जैसे हम लेफ्ट से राइट को लिखते हैं इस तरह से ही लिखी जाती रही है, लेकिन खरोष्ठी लिपि राइट से लेफ्ट को लिखी जाती है और शुरू के अक्षर तो ऐसे हैं जैसे एक हुक टाइप एक स्ट्रोक है, उसमें अलग अलग स्थानों पर एडिशनल स्ट्रोक लगाकर वर्णों की रचना की गई है। तो ये कुछ अलग टाइप की है। इसके लिए ये माना जा सकता है कि ये भारतीयों की रचना हो सकती है, लेकिन इसमें विदेशी प्रभाव रहा होगा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्तर पूर्वी दक्षिण एशिया में जारी किए गए शिलालेखों में से कुछ शिलालेख लोक कल्याण और शांति को बढ़ावा देने के लिए लिखे गए थे और उनमें खरोष्ठी लिपि के अलावा इब्रानी और यूनानी लिपि का भी उपयोग किया गया था। ये सभी शिलालेख प्राचीन भारतीय भाषा प्राकृत में लिखे गए हैं, पर गांधार क्षेत्र में ये गांधारी प्राकृत बोली में लिखे गए हैं, जिसे गांधारी भी कहा जाता है और जो अधिकतर खरोष्ठी पांडुलिपियों व शिलालेखों की भी भाषा है। उत्तर पश्चिमी भारत में शहबाजगढ़ी और मनशेरा में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। हालांकि 2री शताब्दी से कुछ संस्कृत लेख भी खरोष्ठी लिपि में लिखे जाने लगे थे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पाकिस्तान के बाजौर जिले में पाया गया एक ब्राह्मणिक संस्कृत लेख जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, 2री सदी में दिनांकित है। ये पाठ सार्वजनिक संसाधनों एवं सामाजिक वानिकी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका वर्णन मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा लिखे गए शास्त्रीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी किया गया है। इस सिद्धांत को बहुत से आधुनिक अर्थ विशेषज्ञों ने भी इस पर शोध करते हुए इसको सही ठहराया है। खरोष्ठी लिपि में लिखी गई कई गांधारी व संस्कृत पांडुलिपियां पाई गई हैं जो कि बौद्ध साहित्य पर आधारित हैं। ये तुर्फान में पाई गई भोजपत्र के वृक्ष की छाल पर लिखी गई बौद्ध पांडुलिपियों के टूटे टुकड़ों के अलावा अब तक भारतीय पांडुलिपियों में से सबसे पुरानी है। इनमें से कुछ सदियों तक सुरक्षित रह सकें क्योंकि इन्हें मिट्टी के बर्तनों में रखा गया था। 2012 में जर्मन विद्वान हैरी फॉक और जापानी विद्वान सीशी कराशिमा ने महायान अष्टसहस्रिका प्रगम्य परामित्र सूत्र की एक क्षतिग्रस्त अपूर्ण खरोष्ठी पांडुलिपि प्रकाशित की, जो कि भौतिक वास्तविकता में शून्यता की दार्शनिक धारणा पर आधारित थी। 75 ईस्वी को कार्बन दिनांकित ये लेख बौद्ध साहित्य के सबसे पुराने लेखों में से एक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात 2री शताब्दी पूर्व ईस्वी के मध्य से लेकर 1ली सदी ईस्वी तक मध्य एशिया के विभिन्न शासकों जैसे कि कुषाणों, शकों, पहलवों ने उत्तर पश्चिमी भारत को अपना घर बनाया और अंततः हिंदू या बौद्ध धर्म अपना लिया। यूनान से आए भारतीय शासकों ने भी कुछ ऐसा ही किया। कुषाणों ने तो अपना साम्राज्य उत्तर भारत के वाराणसी तक विस्तृत कर दिया था। हालांकि दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इन शासकों ने खरोष्ठी लिपि का प्रचलन जारी रखा। यूनान से आए भारतीय शासकों ने सिक्कों के एक ओर यूनानी लिपि में यूनानी भाषा का प्रयोग किया तथा दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में प्राचीन भारतीय भाषा का प्रयोग किया। इसी के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसिप, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, वे खरोष्ठी लिपि का उद्वाचन करने में सफल रहे। जेम्स प्रिंसिप का बहुत बड़ा योगदान है
ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों को समझने में। उसको बहुत सारे जो इंडो ग्रीक क्वाइंस थे वो देखने में आए, जिनमें ग्रीक के साथ साथ खरोष्ठी के भी लीजेंड्स मिलती थी। और उसमें उसने ये सोचा कि जिस राजा का नाम ग्रीक भाषा में दिया गया है वही नाम खरोष्ठी लिपियों में भी होगा। और फिर उसने ये कोशिश की कि जैसे एगथोक्लीज, तो उसने ये सोचा कि एगथोक्लीज को किस तरह से संस्कृत में कहा जाएगा। तो और जब उसने कुछ लेटर्स को पहले पकड़ा और उनका विकास हुआ, जैसे अ है तो अगथुक्रेस, उसको खरोष्ठी में किस तरह से लिखेंगे वो सोच सोच करके उसने कुछ लेटर्स को डेवलप किया। और उनके साथ जो दूसरे विद्वान थे वो भी उसमें हेल्प कर रहे थे, और इस तरह से पूरी तरह से खरोष्ठी का उद्वाचन हो सका। दाएं से बाएं लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि के हर व्यंजन में आ ध्वनि मौजूद है। इस लिपि में प्रत्येक व्यंजन में छोटे आ का स्वर लगाया जाता है, जिसका उपयोग शब्दों के प्रारंभिक स्वर के रूप में भी किया जाता है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड सोलोमन ने स्वरों का क्रम बताया आ, ए, ई, ओ, उ, जो कि अन्य भारतीय लिपियों के स्वर क्रम आ, ई, उ, ए, ओ से अलग था। वैसे तो खरोष्ठी लिपि को मूल रूप से समझ लिया गया है, लेकिन इसके चिन्हों से जुड़ी ध्वनियों को सार्वभौमिक सहमति से पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। इसकी एक बड़ी वजह समय के साथ इसमें किए गए संशोधन है। खरोष्ठी लिपि में केवल एक असंबद्ध और पृथक स्वर चिन्ह पाया जाता है, और वो शब्दों के प्रारंभिक स्वरों के लिए नियोजित है। अन्य प्रारंभिक स्वर विशेषज्ञों द्वारा संशोधित मात्राओं का उपयोग करते हैं। इस लिपि ने सदियों तक कई संशोधन देखे, जैसे अक्षरों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा लगाना और उनको नीचे से विस्तारित करना। जब तक प्राचीन भारत में संख्या की स्थिति संबंधी योजना गणित में क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाई थी, खरोष्ठी लिपि का अंक समूह भी कुछ हद तक रोमन संख्या प्रणाली और शैली के समान था, हालांकि दोनों काफी भिन्न थे। वैसे मैंने लगभग 20 एक्सकवेशंस अटेंड किए और डायरेक्ट किए। कुछ एक्सकवेशंस बहुत इम्पोर्टेंट रहे, जिनमें एक का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, जो हम लोगों ने कश्मीर में किया, कनिष्कपुर में। कनिष्क ने एक नगर का निर्माण किया था, जिसका उल्लेख 12वीं शताब्दी में कल्हण ने भी किया है, और आज तक उस स्थान को कानिसपुर कहते हैं। आज से लगभग 110 वर्ष पूर्व सर ऑरेलस्टाइन ने उसकी पहचान की थी पहली बार, जब वो कल्हण की राजतरंगिणी का अनुवाद और उस पर टीका लिख रहे थे। और उसके बाद से लेकर के ये स्थान अनएक्सकवेटेड पड़ा रहा। जब हम लोग इस स्थान पे गए तो हमने देखा कि उस जगह नियोलिथिक पॉटरी बिखरी हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अंदर एक ये भावना डेवलप की कि कनिष्कपुर के नाम से प्रख्यात इस स्थान को क्यों कनिष्कपुर कहा जाता है, और कनिष्क से इसका क्या संबंध हो सकता है, क्योंकि इस स्थान पे तो सारी नियोलिथिक पॉटरी है जो 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व की है। अब जब हमने उस स्थान को सेलेक्ट किया, वहाँ एक्सकवेशन शुरू किया, तो हमें वहाँ से ब्राह्मी खरोष्ठी के भी प्रमाण मिलने प्रारंभ हुए। ऊपर के स्तरों में और निचले स्तरों में नियोलिथिक सेटलमेंट के उल्लेख मिले, प्रमाण मिले, और नियोलिथिक और कुषाण पीरियड के बीच में एक हाइटस मिला, जो ऐसा लगता है कि उस बीच वहाँ पे कोई निवास नहीं करता था। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
क्लाइमेटिक रीजंस हो सकते हैं या दूसरे कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। और कश्मीर में जो ये लेक डिपॉजिट्स होते हैं उनको करेवा कहा जाता है, उनकी 100 मीटर तक की हाइट है। तो उस 100 मीटर की हाइट के ऊपर जब कुषाण काल में एक नगर का निर्माण हुआ और वहाँ नगर से लग करके मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट भी प्रकाश में आया, तो उसके प्रमाण हमें उत्खनन में प्राप्त हुए, जिसमें विशेष तौर से फर्श पे बिछाने वाली टाइल्स मिली और उन टाइल्स पे नंबर पड़े हुए थे खरोष्ठी में, और कुछ पे ब्राह्मी के लेटर्स भी अंकित थे। खरोष्ठी न्यूमरल्स को ध्यान में रखते हुए हमने उन टाइल्स को अरेंज किया। वो एक्सकवेशन में तो ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन जब उनको अरेंज किया तो एक दूसरे के साथ वो टाइल्स फिट हो गई, क्योंकि वो सर्कुलर पैटर्न था जिसमें वो टाइल्स नंबर के हिसाब से, जैसे 20 है, उसके बाद 21 है, फिर 22 है, उसको जब हम सेट करते गए तो वो पूरा का पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट तैयार हो गया। और जो फिर भी एक अन्वेषण का विषय अभी भी बना हुआ है कि उन नंबरों के अलावा, उन न्यूमरल्स को जो खरोष्ठी में है उनके अलावा इनके ऊपर संस्कृत के लेटर्स क्यों लिखे गए हैं। लेकिन वो लेटर्स हर टाइल में नहीं है, कुछ टाइल्स में है। अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध साहित्य खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। तक्षशिला ताम्रपत्र, जिसे मोगा शिलालेख या पातिका ताम्रपत्र भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य के पश्चात इस लिपि में लिखे गए प्रमुख शिलालेखों में से एक है। विशेषज्ञों के अनुसार इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस शिलालेख में शक सम्राट पातिका कुसुल्का द्वारा एक बौद्ध विहार को गौतम बुद्ध के अवशेष समर्पित करने का वर्णन किया गया है। शक शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भी आगे बढ़ा लिया था। उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शिलालेख की खोज हुई जो एक सिंह के सर से चिन्हित था और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। 1869 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता भगवान लाल इंद्रजी द्वारा खोजा गया ये शिलालेख पहली शताब्दी ईस्वी के पहले दशक में लिखा गया था। इसके केंद्र में बौद्ध धर्म के 3 शरणों का प्रतीक है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि बौद्ध अनुयायियों का समुदाय। इस शिलालेख में मथुरा के शक प्रांतीय राज्यपालों की वंशावली और तत्कालीन बौद्ध दार्शनिक विचारधाराओं का भी उल्लेख है। विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग से होती हुई खरोष्ठी लिपि चीन के कुछ भागों में पहुंची, जहां बौद्ध धर्म का प्रचलन था। उत्तर की ओर कुषाण साम्राज्य द्वारा चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों तक फैलने के कारण भी इस लिपि का प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म शास्त्र धम्मपद का एक संस्करण, जो कि पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था, सन 1892 में खोतान में पाया गया।